गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और उसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जो बीच में आपके वर्ड आपको दिख रहा होगा एंजाइना, तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, तो दो डिजीजेस होती है, दो डिजीज कंडीशंस होती हैं, एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, तो हार्ट के मायोकार्डियल वाले पार्ट में अगर इस्चेमिक कंडीशन होगी, इस्चेमिक बोलूँ तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो उस कंडीशन में पेन प्रोड्यूस होगा, पेन जनरेट होगा, उसी को कहा गया है एंजाइना। ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस जो वर्ड है वो मिलकर बना है चेस्ट पेन से। किससे मिलकर बना है? चेस्ट पेन से। तो अगर ओनली इस्चेमिक डिजीज है, ओनली इस्चेमिक कंडीशन है, उसकी वजह से पेन जनरेट हो रहा है, तब तो वो कहलाएगा एंजाइना पेक्टोरिस। और अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से सेल डैमेज हो गए, नेक्रोसिस की कंडीशन हो गई और वो पार्ट डैमेज हो चुका है, वो आएगा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। ठीक है, तो आज जो हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो इसी कंडीशंस के अंदर यूज आएगी। मतलब कि ड्रग्स दैट प्रिवेंट, अबॉर्ट और टर्मिनेट अटैक्स ऑफ एंजाइना इज नोन एज एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, एंजाइना पेक्टोरिस एक इस्चेमिक हार्ट डिजीज है जो कि एक इम्बैलेंस की वजह से होती है। या तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही हो, या फिर ऑक्सीजन की जो डिमांड है मायोकार्डियम की वो फुलफिल ना हो पा रही हो। तो इसके अंदर जब भी इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा बच्चे? एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब कि चेस्ट पेन होगा ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई। ड्यू टू इम्प्रॉपर ब्लड सप्लाई से क्या होगा? ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन जा रही है, या तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, या फिर मायोकार्डियम जो है वो ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसी की वजह से उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ रही है। और जब भी इसमें इम्बैलेंस होगा तो होगा एंजाइना पेक्टोरिस। अगर मैं इसके क्लिनिकल टाइप्स की बात करूं बच्चे, अगर मैं इसके क्लिनिकल टाइप्स की बात करूं तो फर्स्ट आता है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। स्टेबल, जैसा कि नाम बता रहा है, ये हमेशा ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं दिखेगी। लेकिन चेस्ट पेन होगा जब भी आप हैवी वर्क करेंगे, जब भी आप एक्सर्शनल वर्क करेंगे तब आपको चेस्ट पेन होगा। और जैसे ही आप रेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, मतलब उस एक्सरसाइज को छोड़ के रेस्ट की कंडीशन में आ जाएंगे, तो पेन रिलीव हो जाएगा। यही है स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। सेकेंड वन आता है अनस्टेबल एंजाइना, मतलब कि एंजाइना एट रेस्ट। ठीक है, जैसा कि वर्ड से आप डिपेक्ट कर पा रहे होंगे, एंजाइना एट रेस्ट। पिछला वाला जो मैंने बोला था उसके अंदर जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे तब पेन हो रहा था, लेकिन इसके अंदर जब आप रेस्ट की कंडीशन में है, ठीक है, तब भी इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी में आपको पेन होगा। यही है अनस्टेबल एंजाइना। थर्ड में बोलूं तो आएगा प्रिंस मेटल एंड वेरिएंट एंजाइना। प्रिंस मेटल एंड वेरिएंट एंजाइना, ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चे? इसमें कोरोनरी जो वेसल्स होती है जो हार्ट को मेनली सप्लाई करती है, उसमें स्पाज्म हो जाएगा। जब उसमें स्पाज्म और नैरोइंग हो जाएगी तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से चेस्ट पेन प्रोड्यूस होगा, और वो आएगा प्रिंस मेटल एंजाइना की कैटेगरी में। यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स की। तो जब भी अचानक से पेन प्रोड्यूस होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट कंडीशन। ठीक है, तो एक्यूट और एक्यूट एंजाइनल अटैक्स के लिए जो ड्रग्स यूज में आएगी वो है नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ठीक है, वो ड्रग आएगी नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, दोनों की दोनों जीभ के नीचे रख के देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल रूट। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कि जब भी अपना रूटीन
जब भी पेशेंट को रूटीन ड्रग्स देनी पड़ेगी तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आएगी। पहले मैंने इमरजेंसी कंडीशन, जो एक्यूट कंडीशन में हमको देनी पड़ रही थी, उसकी बात की थी। अब हम बात करेंगे जो रूटीन ड्रग्स चलेगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्लास आती है नाइट्रेट्स, ठीक है। तो नाइट्रेट्स में हमारी आएगी नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। इसमें आएंगे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रानोलोल, मीटाप्रोलोल और एटिनोलोल। और जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर पढ़े थे पहले, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो भी इसके अंदर आएंगे, यानी कि DHP और अदर देन DHP दोनों ड्रग्स इसके अंदर आएगी। और नेक्स्ट है पोटेशियम चैनल ओपनर्स लाइक निकोरेंडिल, ठीक है, जो मार्केट में निकार्डिया के नाम से अवेलेबल है। और नेक्स्ट आता है मिसलेनियस एजेंट, जो कि लो डोज एस्पिरिन, जो कि आपको NSAID में देखने को मिलेगी, और स्टेटिन्स, जो कि है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के अंदर ये स्टेटिन्स यूज आती है एजेंट्स। ये जो स्टेटिन्स एजेंट है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के काम आती है, लाइक रोजेस्टेटिन और सीमास्टेटिन। अब मैं बात करूं अगर कोरोनरी डायलेटर्स की, लाइक नाइट्रेट्स, तो ये क्या करेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रीशन करेगी ब्लड वेसल्स में, उसकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगी। जैसे रिलैक्स करेगी तो आपको पता है कि वैसोडायलेशन का एक्शन सामने आएगा। तो ये वैसोडायलेशन करते हुए आर्टरी को भी डायलेट करेगी प्लस वेन्स को भी डायलेट करेगी। अब इसके अंदर मेन ध्यान रखना कि ये आर्टरी को लेस डायलेट करेगी और जो वेन है उसको मोर डायलेट करेगी। इसी की वजह से ये दोनों को डिक्रीज करेगी, चाहे वो प्रीलोड हो या आफ्टर लोड हो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रीलोड मीन्स जो ब्लड आ रहा है हार्ट के पास में वो होगा प्रीलोड की कैटेगरी में, और जो हट जाएगा हार्ट से बाहर वो आएगा आफ्टर लोड की कैटेगरी में, ठीक है। जब ये दोनों को कम कर देगा, इट मीन्स हार्ट का जो प्रेशर था, हार्ट के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। इसी की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एनहेंस होगी, कार्डियक वर्क जो होगा वो डिक्रीज होगा, और O2 डिमांड जो हो रही थी वो कम होगी। और ये इसी की वजह से ये जो नाइट्रेट्स है इनको मेनली लिया जाता है क्लासिकल एंजाइना के ट्रीटमेंट में। समझ में आया? अब मेनली मैंने बोला कि ये जो डायलेट, मतलब कि एंटीजी जो है, नाइट्रेट्स जो है, वो मेनली डायलेट कर रही थी कोरोनरी को, जो कि मेन सप्लाई करती है हार्ट को। जब उसको डायलेट करेगी तो हार्ट के पास अच्छे से ब्लड आ पाएगा, मतलब कि इंक्रीज होगी और मेंटेन होगी सप्लाई। इसी की वजह से इसको यूज लिया जाता है वेरिएंट एंजाइना में, मतलब कि प्रिंस मेटल, मतलब कि जो स्पाज्म होने की वजह से जो एंजाइना हो रहा था उसको जब डायलेट कर देंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसी के ट्रीटमेंट में लिया जाएगा। मतलब कि वेरिएंट एंजाइना और प्रिंस मेटल एंजाइना के ट्रीटमेंट में इसको भी यूज लिया जाता है। अब हम बात करते हैं एंटीजी की। एंटीजी मतलब नाइट्रोग्लिसरीन की। तो एंटीजी एक प्रोटोटाइप ड्रग है, यानी कि ये डायरेक्ट एक्ट नहीं करती है हार्ट के ऊपर। प्रोटोटाइप मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्ट नहीं करती है टारगेट ऑर्गन के ऊपर, ये इनडायरेक्टली एक्ट करेगी। वो मैं बताता हूं कैसे। फर्स्ट आता है ऑन वस्कुलर स्मूथ मसल, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होगी उसकी स्मूथ मसल्स पे एक्ट करेगी। कैसे? नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो एंजाइनल पेन को क्विकली कम कर देती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करके और ऑक्सीजन जो सप्लाई है उसको इंक्रीज करके। जैसे डायलेट करेगी तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो पाएगी, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है टू द टारगेट ऑर्गन वो प्रॉपर होगी, और उसी वजह से पेन जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड आता है ऑन अदर स्मूथ मसल, मतलब कि मैंने आपको बोला था प्रोटोटाइप है, ये हार्ट के ऊपर डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रही। तो पहला तो मैंने बोला कि ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट कर गई। सेकंड जो है वो स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई, ओइसोफेगस, बिलियरी ट्रैक्ट एक्सेट्रा, मतलब कि ये ब्रोंकाई हो या ईसोफेगस हो या बाइलियरी ट्रैक्ट हो, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है बाइलियरी ट्रैक्ट, अगर ये हो तो इन सबको रिलैक्स कर देगी नाइट्रेट। तो वहां पर भी ये एक्ट करती है, ओनली वेसल्स के ऊपर ही एक्ट नहीं करती है, वहां भी एक्ट करती है।
डोजेस की बात करें इमरजेंसी कंडीशन में, मतलब कि एक्यूट कंडीशन हो और इमरजेंसी कंडीशन हो, तो वहां की बात करें तो 0.5 mg सबलिंगुअली जाएगा, जिसका ड्यूरेशन रहता है 10 to 30 मिनट्स और यूज आएगा एंजाइनल अटैक्स को रोकने या प्रिवेंट करने के लिए। ये इमरजेंसी कंडीशन वाला डोज बताया है मैंने, ठीक है। अगर उसी के कंपैरिजन में ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें प्रोफाइलैक्सिस क्रोनिक रूटीन ट्रीटमेंट की, मतलब अगर पेशेंट को रूटीनली ये मेडिसिन चल रही है तो कितना डोज रहेगा, तो इसमें इनिशियल डोज रहता है 5 mg, जिसको आप मैक्स कर सकते हैं 15 mg तक। टेबलेट आती है, ओरली जाएगी, ठीक है। ओरली मतलब मैंने यहाँ पे ओरली लिखा है, इट मीन्स ये सबलिंगुअली जाएगी और इसका ड्यूरेशन रहता है 4 to 8 आवर्स का, ठीक है। ये रूटीनली दी जाती है इस डोज के थ्रू। ऑन एवरेज में बताऊं तो इसका 8 आवर्स तक का ऑन एवरेज रहता है। वैसे मेनली अपन 4 to 10 आवर्स बोलते हैं और उसका एवरेज निकाल के हम 8 आवर्स तक का इसका ड्यूरेशन बताते हैं, मतलब कि 8 आवर्स तक ये वर्क करती है। उसके बाद में फिर अपन वापस टेबलेट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट में बात करूं एंटीजी के अंदर ही है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और उसकी जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, मतलब कि एक के अंदर जो एंटीजी लेवल जो नाइट्रेट का लेवल है वो दोगुना है और इस एक के अंदर मोनो लेवल में है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाली ड्रग थी डाइनाइट्रेट, उसका डोज रहेगा 5 to 10 mg सबलिंगुअली, ड्यूरेशन 20 to 40 मिनट्स और ये भी अटैक को टर्मिनेट करने के काम में आएगी। और उसी कंपैरिजन में जो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है, जिसमें नाइट्रेट मैंने क्या बोला, मोनो मतलब कि ये मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, ठीक है। मतलब कि जब डाइनाइट्रेट था तब अपना डोज था कम, मतलब कि 5 to 10 mg, लेकिन जैसे ही मोनोनाइट्रेट हुआ तो इसका डोज हो गया जस्ट डबल, यानी कि 20 to 40 mg ओरल टेबलेट। ड्यूरेशन जो रहेगा वो रहेगा 6 to 10 आवर्स और जो ऑन एवरेज मैंने बोला है यहाँ पे 8 आवर्स में अपन मान के चलेंगे और ये भी रूटीन के लिए यूज दी जाती है। अगर मैं नाइट्रेट ड्रग्स के यूजेस की बात करूं तो ये ड्रग एंजाइना पेन में काम आएगी, चाहे वो वेरिएंट हो या फिर क्लासिकल हो, दोनों में काम आएगी। अगर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, यानी कि कोरोनरी का स्पाज्म हो रखा था जिसकी वजह से सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो उसके अंदर भी ये डायलेट करके उसके काम में आ जाएगी। मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो उसमें भी ये यूज आएगी ताकि ये डिक्रीज कर सके डिमांड को और इंक्रीज कर सके सप्लाई को। जैसे डायलेट करेगी तो दोनों काम कैरी आउट होंगे। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, उसके अंदर भी ये ड्रग काम में आएगी। मैंने आपको बोला था कि ये स्मूथ मसल्स ओनली ब्लड वेसल्स की ही नहीं करेगी, मतलब कि जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लड वेसल्स की उस पर तो एक्ट करेगी ही, लेकिन ये इसोफेगस और बाइलरी ट्रैक्ट उस पर भी वर्क करता है। तो अगर वहां पे स्पाज्म हो रखा है तो वहां भी इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है साइनाइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है बच्चे साइनाइड पॉइजनिंग। नेक्स्ट है साइनाइड पॉइजनिंग। इसके अंदर ये यूरिन के थ्रू साइनाइड जो बॉडी के अंदर जमा हो रखा होगा पॉइजनिंग, ठीक है, उसको एक्सक्रीट आउट करेगा थ्रू दी यूरिन। तो जो पॉइजनिंग कंडीशन है वो कम हो जाएगी और एनर्जी प्रोडक्शन ठीक से हो पाएगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोग्लिसरीन की, ठीक है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का मैंने बोला कि ये वैसोडाइलेटर है, एज अ वैसोडाइलेटर यूज लेंगे इसको। और जो दूसरी ड्रग मैंने यहाँ पे लिख रखी है सिलिडेनाफिल सिट्रेट, ठीक है, ये जो दूसरी ड्रग मैंने लिख रखी है सिलिडेनाफिल सिट्रेट, ये पीनाइल इरेक्शन के यूज में आती है, ठीक है, जो कि सेक्सुअल डिसफंक्शन डिजीज है, ठीक है। मतलब पीनाइल इरेक्ट नहीं हो पाता है तब हम देते हैं। आपने नाम सुना होगा विगोरा का, वियाग्रा विगोरा का, उसके अंदर यही कंटेंट आता है सिलिडेनाफिल सिट्रेट। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन चल रही होगी उसके अंदर तो आपको सिलिडेनाफिल सिट्रेट वाली टेबलेट नहीं देनी है, या फिर अगर आप सिलिडेनाफिल सिट्रेट ले रहे हैं तो आप नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन ऑलरेडी वैसोडाइलेशन कर रही है, ठीक है। और जो सिलिडेनाफिल सिट्रेट है ये यूज ली जाती थी पहले पल्मोनरी हाइपरटेंशन के में, मतलब कि जो लंग्स में ब्लड सप्लाई का जो प्रेशर होता था वो ज़्यादा होता था, उसको
उसकी वेसल्स को डायलेट करके उसके प्रेशर को कम करने के लिए यूज में ली जाती थी पहले, ठीक है। लेकिन अब ये यूज ली जाती है फॉर पीनाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो लंग्स की जो वेसल्स है उसको डायलेट कर देगी, तो वहाँ पे ब्लड, वहाँ का जो भी ब्लड होगा वो शिफ्ट हो जाएगा पीनाइल एरिया में, और उसकी वेसल्स में जैसे इकट्ठा होगा तो पेनाइल इरेक्शन का फंक्शन कैरी आउट होगा। समझ में आया? तो पहले ये यूज ली जाती थी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, लेकिन अब ये यूज ली जाती है पीनाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में। तो अगर किसी भी कंडीशन में पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन चल रही है तो आपको सिलिडेनाफिल सिट्रेट नहीं देनी है। अगर सिलिडेनाफिल सिट्रेट चल रही है तो नाइट्रोग्लिसरीन नहीं देनी है। अगर दी तो होगा सीवियर हाइपोटेंशन, बीपी बहुत सीवियर तरीके से ड्रॉप होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन हो सकती है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। समझ में आया यहाँ तक? अगर मैं सिलिडेनाफिल सिट्रेट के बारे में और बताना चाहूँ तो सिलिडेनाफिल सिट्रेट इज अ फोस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर, फोस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर दैट कॉज वैसोडाइलेशन, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और इसका साइड इफेक्ट होता है ब्लू विजन, ठीक है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट है उसके अंदर आपको ब्लू विजन देखने को मिलेगा। इस ड्रग को पहले यूज लिया जाता था मेनली पल्मोनरी हाइपरटेंशन के यूज में, ठीक है। तो ये क्या करता था, पल्मोनरी जो हाइपरटेंशन होता था उसको मेंटेन करके मैनेज कर देता था, ठीक है। और फिर यूज लिया जाने लगा इसको पिनाइल इरेक्शन डिसफंक्शन के लिए, अभी भी यूज लिया जाता है इसको, ठीक है। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मेनली यूज लिया जाता है। और इसका जो एक तरह से बता सकते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, तो वही काम है कि इसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मेन रोल था, तो इसको पिनाइल इरेक्शन डिसफंक्शन में भी लिया गया क्योंकि इसका मैकेनिज्म एक्शन वहां पे वर्क कर रहा था, ठीक है। उसकी जगह इसको IVF वाले प्रोसीजर में भी यूज किया जाता है, मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी इसको इंट्रावेजाइनली एडमिनिस्टर करेंगे ताकि जो एंडोमेट्रियम की जो सप्लाई है, जो सर्कुलेशन है उसको मेंटेन रखा जाए, उसको इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।